अस्सलाम वालेकुम, हमारा इश्तियाक है। आज हम FSC केमिस्ट्री पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट हैं। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है कि किस किस सोर्स से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड गेन कर सकते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हासिल करते हैं। तो सबसे पहला और मेन सोर्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जहाँ से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं, वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग हालत में भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं, सोर्स बनते हैं। और अगर इनकी बॉडीज डेड बॉडीज बन जाए एनिमल एंड प्लांट्स की, तो उनकी डेड बॉडीज से भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे मेन और सबसे बड़ा सोर्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। बाकी जितने भी सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो तकरीबन इसी से रिलेटेड हैं। इस प्लांट्स एंड एनिमल्स ही के ज़रिए से कुछ और बनता है जहाँ से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं, या फिर आप आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री में तैयार करते हैं। तो जो नेचुरल एंड मतलब जिस तरीके से आप नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड ले सकते हैं, वो आपके पास प्लांट्स एंड एनिमल्स सबसे बड़ा सोर्स उसमें आ जाता है। उसके बाद सेकेंड सोर्स है कोल। कोल एक ब्लैक लिक्विड होता है, ब्लैकिश ब्राउन लिक्विड होता है, जो कि आप अंडरग्राउंड प्लांट्स एंड एनिमल्स की डिके से, उनकी रिमेन्स के गल सड़ जाने से, उनके ऊपर बैक्टीरिया और केमिकल्स का एक्शन होने से एक आपके पास लिक्विड बन जाता है। कोयला की फॉर्म है कोल, आप वहाँ से अंडरग्राउंड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। थर्ड फॉर्म है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आपको पता है, आप जो घरों में इस्तेमाल करते हैं नेचुरल गैस, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये भी आप अंडरग्राउंड डिके ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स या ट्रीज, उनके डिके से हासिल करते हैं नेचुरल गैस को। तो इसका भी इनडायरेक्ट सोर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स ही है, लेकिन नेचुरल गैस प्लांट्स एंड एनिमल्स की चेंज शुदा फॉर्म है, जिसको आप कैसे करते हैं कि आप अंडरग्राउंड उसके ऊपर बैक्टीरिया केमिकल्स के एक्शन और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के एक्शन से ये आपके पास गैसियस फॉर्म में नेचुरल गैस बन जाती है। नेक्स्ट सोर्स इज पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो है, ये भी एक ब्लैक लिक्विड होता है, ब्लैक लिक्विड, और ये निकलता है अंडरग्राउंड। यहाँ भी प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जो चट्टानों के नीचे दब जाते हैं, उनके ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से पेट्रोलियम बनता है। और पेट्रोलियम, अगर आपके माइंड में आ रहा है कि ये पेट्रोल है, तो ये पेट्रोल नहीं है, ये एक क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल का मतलब होता है कि जिसके अंदर बहुत सारी, अभी इसको सफाई की ज़रूरत है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पेट्रोलियम के अंदर तकरीबन 20 डिफरेंट पार्ट्स मौजूद होते हैं। नेचुरल गैस भी आप पेट्रोलियम में से निकाल सकते हैं, गैसोलीन, केरोसिन ऑयल, इस तरह की तमाम चीज़ें आप पेट्रोलियम में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। पेट्रोलियम एक मिक्सचर है डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का। इसी को अगर जब आप प्योर करते हैं, अगेन एंड अगेन प्योरीफाई करते हैं, तो इसमें से एक फॉर्म गैसोलीन निकलती है, विच इज़ कॉल्ड पेट्रोल, जो कि आप अपने व्हीकल्स में इस्तेमाल करते हैं, मोटर बाइक्स, गाड़ियों में जो आप पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, वो पेट्रोलियम को साफ करके इसमें से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो पेट्रोलियम भी एक क्रूड ऑयल है, ब्लैक कलर का ऑयल होता है। ये भी ज़ेरे ज़मीन दरख्तों और जानवरों की डेड बॉडीज़ के दबने से उनके ऊपर एक्शन होता है बैक्टीरिया का, तो उससे ये ब्लैक लिक्विड बन जाता है, जिसको आप ज़ेरे ज़मीन से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपने अभी 4 मेन सोर्सेज के नाम पढ़े जहाँ से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं। सबसे पहले प्लांट्स एंड एनिमल्स, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। ठीक है, ये तमाम नेचुरल सोर्सेज हैं। वन बाय वन हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि ज़ेरे ज़मीन, मैंने ये तो सब में बताया कि अंडरग्राउंड ज़ेरे ज़मीन आप इसको वहाँ से निकालते हैं, वहाँ पे मौजूद प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो कोल बनाते हैं या नेचुरल गैस बनाते हैं या पेट्रोलियम बनाते हैं। लेकिन बनाते कैसे हैं, वो कौन से रिएक्शंस हैं जिनके नतीजे में ये बनते हैं, और ये किस तरह से बनते हैं, कैसे हम इनको निकालते हैं, किस तरह से साफ़ करके कैसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम वन बाय वन हम इन तमाम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अपना सोर्स डिस्कस कर लेते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सबसे बड़ा और मेन सोर्स है प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं हम वो हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये प्लांट्स एंड एनिमल्स से हम अचीव करते हैं। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल कि आप जब कॉटन को लेते हैं, कॉटन, कपास क्या है, एक प्लांट है। ठीक है, प्लांट के ऊपर कपास लगती है, वो कपास का जो फाइबर है वो सेलुलोज है। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो आप कार्बोहाइड्रेट को प्लांट से ले रहे होते हैं। या फिर आप दरख्तों के तने को देखें, वुड को देखें, तो वुड में सेलुलोज होते हैं। ठीक है, वुड कहाँ से हम ले रहे हैं, प्लांट्स से ले रहे हैं। ठीक है, वुड के अंदर सेलुलोज है, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है, तो आप कार्बोहाइड्रेट को प्लांट से अचीव कर रहे हैं। सेकेंड इज एसेंशियल ऑयल्स। जितने भी तरह के आपके पास नेचुरल ऑयल्स होते हैं,
लाइक सरसों का ऑयल चेक कर लें, या फिर आप जैतून का ऑयल देख लें, कोई भी ऑयल जो आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं या देख रहे हैं, मोस्टली नेचुरल ऑयल्स जो होते हैं वो सीड्स से, बीजों से निकाले जाते हैं। सीड्स को जब ग्राउंड किया जाता है, पीसा जाता है, तो उसमें से ऑयल निकलता है। और सीड कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स ही एसेंशियल ऑयल्स का सोर्सेज है। नेक्स्ट इज फाइबर्स। फाइबर्स क्या होता है? धागा, रेशा। जैसे कि कॉटन की एग्जांपल दी थी, तो कॉटन भी एक फाइबर है। तो ये जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर भी फाइबर मौजूद होता है। तो ये फाइबर भी आप कहाँ से लेते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, रेशे वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, लाइक सेलुलोज, ठीक है। तो ये जो फाइबर है इनका सोर्स भी क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मेन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का भी सोर्स है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स एंड एनिमल्स ही हैं जो आगे जाके क्या बना देते हैं? कोल बनाते हैं, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं रॉक्स के नीचे, ठीक है। और वहाँ से आप उनको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोल को, कि कोल कैसे बना था और किस तरह से इसको आप एक्सट्रैक्ट करते हैं और कौन सी चीज़ है जो कन्वर्ट होती है कोल में, ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कोल को। कोल क्या है? कोल एक सॉलिड मिनरल है। ये ब्लैक कलर का होता है, सॉलिड मिनरल है, ब्लैक कलर का होता है। और इसको आप ज़मीन के नीचे से, चट्टानों के नीचे से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसकी बहुत सारी फॉर्म होती हैं, कोक, कोल तार, कोल गैस। इसमें कार्बन का कंटेंट डिफरेंट होता है, कार्बन की मिकदार डिफरेंट होने की वजह से कोल के डिफरेंट तरह के नाम हैं, ठीक है। तो कोल आपके पास बनता कैसे है? इसकी थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? मतलब किस तरह से आप इसको नीचे जब ये बनता है तो किस तरह से ये बनता है, उसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल्स बताई हुई हैं कि कोल जो है वो कैसे बनता है। रिमेन्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स एंड एनिमल बॉडीज, ठीक है। रिमेन्स का मतलब होता है बाकियात। बाकियात का मतलब होता है कि लाइक प्लांट एंड एनिमल्स जब कट जाते हैं या डेड हो जाते हैं एनिमल्स, तो क्या होता है कि उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको नीचे, चट्टानों के नीचे वो दबती जाती हैं, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है। जाहिर है कि अगर किसी आबादी में कोई एनिमल्स या प्लांट्स जो हैं उनकी डिकेज, उनके बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, तो कुछ अरसे के बाद, कुछ सदियों के बाद उसके ऊपर कोई सैलाब आता है या तूफान आता है तो लेयर्स बनती जाती हैं, ज़मीन की, चट्टानों की तहें बढ़ती जाती हैं, वो नीचे दबते जाते हैं। वो सदियों पहले के जो एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज़ वो बहुत नीचे दबी हुई हैं, उनके ऊपर प्रेशर बहुत हाई है, ज़ेरे ज़मीन टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो उनके जो डिके के रिमेन्स होता है, उनका डिके होता रहता है, वो फॉसल फ्यूल्स बनते रहते हैं। फॉसल्स को तो जैसा कि आप जानते होंगे कि इन्हीं को कहते हैं डिकेज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स की बॉडीज़ को, इनके डिके को, इनके रिमेन्स को आप फॉसल्स कह रहे होते हैं। तो क्या होता है कि ये जब नीचे दबते जाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इनके ऊपर रिएक्शन, हाई टेम्परेचर और प्रेशर से रिएक्शन होता रहता है और ये कोल में कन्वर्ट होते हैं। और ये कह रहे हैं कि 500 मिलियन ईयर्स अगो ये नीचे दबे हुए थे। मतलब ऐसा नहीं है कि कल आपने कोई प्लांट एंड एनिमल्स की बॉडीज़ को दबाया और 1 साल के बाद उसको देखा तो वो कोल में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। ये बहुत स्लो रिएक्शन होता है, बहुत साल तक वो दबा रहता है, बहुत साल तक हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर उस पर अप्लाई होता रहता है, डेड बॉडीज़ पे, रिमेन्स पे, बाकियात पे। और जब उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर और हाई टेम्परेचर लगता रहता है तो बिला आकर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल में, पेट्रोलियम में या फिर नेचुरल गैस में, डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसकी बन जाती हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, एक फ्लो शीट डायग्राम आपके सामने मौजूद है। फ्लो शीट डायग्राम में हम डिटेल से देखते हैं कि किस तरह से सबसे पहले क्या चीज़ होती है और वो किस में कन्वर्ट होती है और कैसे कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले वुड एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं उनकी डेड बॉडीज़ होती हैं, उनके रिमेन्स होते हैं, बाकियात होते हैं, ठीक है, जो कि दब जाते हैं नीचे अंडर अर्थ, ठीक है। तो उनके ऊपर बैक्टीरिया और केमिकल्स का एक्शन होता है, वो रिएक्ट करते हैं उनके साथ। बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ज़ेरे ज़मीन मौजूद होते हैं, इसके अलावा कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो इन दरख्तों की टहनियों के साथ या फिर एनिमल्स की डेड बॉडीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं। बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करते हैं और उनका रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर कुछ अरसे के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पीट में, ठीक है। जब बैक्टीरिया और केमिकल एक्शन होगा वुड और एनिमल्स की बॉडीज़ के ऊपर तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे पीट में। पीट के ऊपर फिर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई होगा, मतलब बहुत ज़्यादा आप उसको टेम्परेचर नीचे वो दबते जाएंगे, जितना उतना टेम्परेचर हाई होता जाएगा, जितनी ऊपर चट्टानों की तहें बनती जाएंगी उतना ज़्यादा प्रेशर हाई होता जाएगा। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिग्नाइट में, ठीक है। यही डेड प्लांट्स की बॉडीज़ जो हैं
ये नीचे जैसे जैसे ज़्यादा अरसा गुजरता जाएगा, रॉक्स की तहें ऊपर लगती जाएंगी, वो मज़ीद नीचे दबते जाएंगे, उन पे प्रेशर और टेम्परेचर मज़ीद हाई होता जाएगा और वो लिग्नाइट बन जाएंगे। देन मज़ीद हाई प्रेशर होगा, कुछ अरसे के बाद, कुछ साल गुजरेंगे, मज़ीद हाई प्रेशर उनके ऊपर अप्लाई होगा तो ये लिग्नाइट कन्वर्ट हो जाता है बिटुमिनियस कोल में। अच्छा, ये डिफरेंट नाम, डिफरेंट चीज़ें ये कैसे बनती हैं? इनके अंदर कार्बन की मिकदार चेंज होती जाती है, कार्बन की मिकदार बढ़ती जाती है, बाकी चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स की बॉडी से, सिर्फ कार्बन बचता जाता है, कार्बन की मिकदार बढ़ती जा रही है। एट द एंड जो हमारे पास फॉर्म आएगी उसमें कार्बन की मैक्सिमम क्वांटिटी होगी, मतलब ये ज़मीन के नीचे दबते जा रहे हैं, प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो हाई होता जा रहा है और कार्बन की क्वांटिटी भी मज़ीद बढ़ती जा रही है, सिर्फ कार्बन ही बच जाएगा, बाकी चीज़ें डिकम्पोज होकर साइड पे होती जाएंगी, फाइनल फॉर्म जो होगी वो आपके पास कोल कहलाएगी। तो देखें कि लिग्नाइट जो है उसमें मज़ीद हाई प्रेशर अप्लाई होगा तो बिटुमिनियस कोल बन जाएगा। बिटुमिनियस कोल भी काफ़ी साल तक पड़ा रहेगा, उसमें मज़ीद हाई प्रेशर अप्लाई होता रहेगा, हाई टेम्परेचर अप्लाई होता रहेगा, तो बिटुमिनियस कोल एंथ्रासाइट में कन्वर्ट होगा। एंथ्रासाइट जो है ये खासी गुड क्वालिटी का कोल बन चुका हुआ होता है क्योंकि इसमें कार्बन की मिकदार मैक्सिमम 95% हो चुकी हुई होती है। मतलब एंथ्रासाइट जो कि फाइनल फॉर्म है, काफ़ी साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो बना है, इसमें कार्बन की क्वांटिटी मैक्सिमम हो चुकी हुई है, 95% अब इसमें कार्बन है, बाकी जो एलिमेंट्स थे वो डिकम्पोज होके ख़त्म हो चुके हुए हैं या इधर उधर किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। जो आपके पास कोल बना है उसमें कार्बन की क्वांटिटी मैक्सिमम हो चुकी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्लोशीट डायग्राम है जिसमें आपने सबसे पहले पढ़ा कि जो एनिमल्स और प्लांट्स के डिकेज के रिमेन्स, उनकी बॉडीज़ के रिमेन्स होते हैं, उनके ऊपर बैक्टीरिया और केमिकल्स जो हैं वो एक्ट करते हैं, वो पीट में कन्वर्ट हो जाता है, मज़ीद हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से वो लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाता है, मज़ीद हाई प्रेशर आप इस पर अप्लाई करेंगे बिटुमिनियस कोल बन जाएगा, मज़ीद हाई प्रेशर प्रेशर हाई कैसे होता जाता है? जैसे जैसे एक सदी गुजरती है ना तो उनके ऊपर एक और चट्टान बन गई, एक और रॉक बन गई, उनके ऊपर तहें लगती जाती हैं। ज़मीन जो है ये इनके ऊपर, मतलब लाइक हम लोग अगर इस एरिया में रह रहे हैं, हाफिज़ वाला में रह रहे हैं, तो हो सकता है कि आज के एक सदी के बाद यहाँ पे सारी डेड बॉडीज़ हो, कोई तूफान आए या कोई सैलाब आए और हमारे ऊपर एक मिट्टी की लेयर लग चुकी हुई हो और काफ़ी मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद क्या हो कि वो जो लेयर है वो चट्टान बन चुकी हुई हो और हम बहुत ज़्यादा नीचे दब चुके हुए हो। तो जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं हमारे ऊपर लेयर्स बनती जाती हैं और क्या होता है कि प्रेशर हाई होता जाता है। तो प्रेशर हाई होने से क्या होगा, फाइनल फॉर्म हमारे पास इनकी डिकेज की क्या बन जाएगी, एंथ्रासाइट, कार्बन की क्वांटिटी उसमें मैक्सिमम हो जाएगी और बहुत सालों से जो दबे हुए प्लांट एंड एनिमल थे वो हमारे पास कोल बन चुके हुए हैं, उनको हम ज़मीन की खुदाई करके कोई कुआं निकाल के या इस तरह से उनको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ज़मीन से। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।